क्या हुआ? अब सुबह सुबह परेशान क्यों लग रहे हैं? रूपा अपने पति मनीष को गहरे विचारों में मगन देख सोचने लगी कि जरूर कोई बात है। मैं तुम्हें कहाँ परेशान लग रहा हूँ? तुम भी वाकई कुछ ना कुछ बेवजह बात निकालती हो दिन भर। अच्छा, आप परेशान नहीं हैं तो यह क्या है? पहले यह बताइए, आपने नाश्ता सुबह क्यों नहीं किया? और आप आज ऑफिस भी नहीं गए हैं। तुम भी रूपा, बात को जानकर ही दम लोगी। तो क्या जीवन साथी हूँ आपकी, आपके हर सुख दुख को मिलकर बांटूंगी। हाँ, लेकिन ऐसे ही आप बात अपने अंदर छिपाएंगी तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा, बात बिगड़ जाएगी, वह कैसे? इस बार मुस्कुराकर मनीष ने रूपा से पूछा। बात ऐसे बिगड़ जाएगी कि मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी, आपसे हमेशा के लिए कट्टी हो जाऊंगी। हंसते हुए मनीष ने कहा। सच में रूपा, तुम कभी कभी बच्ची बन जाती हो और तुम्हारी बातें तो बच्चों जैसी ही हो जाती हैं। तो क्या मैं अभी भी बच्ची ही हूँ? इंसान को अपना मन कभी कभी बच्चों जैसा रखना ही चाहिए। अच्छा, यह सब बात छोड़िए, अब बताइए असल मुद्दा क्या है जो आप अभी भी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। अब रूपा, तुमसे क्या छिपाऊं? लक्ष्मी भाभी बहुत परेशान है, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है, और सबसे बड़ी बात, इस समय वह अकेली हैं, इसलिए मेरी मदद चाहती हैं। वह कैसे? रूपा तनिक आश्चर्यचकित हुई। बहुओं के साथ कुछ खटपट चल रही है। जब से भैया गए हैं वे अकेली हो गई हैं। अपने मन की बात किससे करें? क्यों? बेटे उनके अपने नहीं हैं? सुधा उनकी अपनी नहीं है? क्यों नहीं बांट सकती वे अपनी परेशानियों को अपने बच्चों के साथ? रूपा ने कहा। अरे, सुधा तो अब दूसरे घर की हो गई है ना। रह गए हैं अजय और अतुल। वे दोनों अपने व्यापार और गृहस्थी में मशगूल हैं। तीनों बच्चों में कोई ऐसा नहीं है जिससे भाभी अपने मन की बात कह सके। आप है ना उनकी प्रॉब्लम को हल करने वाले, रूपा ने कहा। मैं? हाँ, मैं हो सकता हूँ। मुझे वे अपना मानती हैं। अजय और अतुल के साथ वे मुझे अपना तीसरा बेटा मानती हैं। वे बेटों से अक्सर कहा करती थी कि नालायकों, तुम बुढ़ापे में हमारे सुख दुख के काम नहीं आओगे तो मनीष मेरा तीसरा बेटा है, उसके होते मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं। कहकर मैं चुप हो गया। तब रूपा बोली, ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मैं समझती हूँ कि उन्हें कोई आर्थिक परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। भैया काफ़ी कुछ छोड़ कर गए हैं। हमारे पास तो उनसे आधा भी नहीं है। वही पारंपरिक सास बहू या बेटों की समस्या होगी। मुझे तो इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। भाभी बड़े घर की हैं, उन्होंने सदा हुक्म चलाया है, भैया और अपने बच्चों पर ही नहीं मुझ पर भी। अब जमाना बदल गया है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। कहकर मैंने रूपा की ओर देखा। ऐसा करो, तुम आज ही चलो, भाभी से मिलकर देखो कि क्या बात है और उसे किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। कहकर रूपा चली गई। बचपन की मेरी स्मृतियाँ मेरी आंखों के सामने रह रह कर घूमने लगी। भाभी, ओ भाभी, सुनती हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यही ना? कहकर भाभी ने मेरा वाक्य पूरा किया। भाभी, सच्ची आज बहुत सुंदर लग रही हो। तो बिना किसी बात की ही मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ भाभी, बिना किसी बात के। थैंक्स भाभी, बस थैंक्स और कुछ नहीं। और क्या? बोलो, लग रही हूँ सुंदर? बिन बात तो मैं सुंदर लगती नहीं। मैंने तो पूछा था, बता क्या बात है, क्यों लग रही हूँ मैं आज सुंदर? तूने नहीं बताया तो क्या मैं थैंक्स भी नहीं देती? कहकर वी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बता, आज कितने रुपए चाहिए? चलो, आप जिद कर रही हैं तो बस एक नोट। भाभी ने झट 5 रुपए का नोट मेरी ओर बढ़ाया। तब मैंने कहा, मैं बेरा हूँ क्या? फिर 5 रुपए तो आजकल उन्हें भी टिप नहीं दी जाती। मेरी औकात 5 रुपए बस। अरे तो बोलना, कितनी औकात है तेरी? भाभी ने 100 रुपए का नोट मेरी ओर बढ़ाया और फिर मेरे मुंह पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर चली गई। भैया यह सब देख रहे थे। उन्होंने भाभी से कहा, देखो लक्ष्मी, तुम मनीष को बिगाड़ रही हो। उससे यह भी नहीं पूछती कि किस लिए चाहिए तुझे रुपए। अरे बच्चा है, अपने अजय और अतुल भी तो ऐसे ही जिद करते हैं। मनीष को रुपए दे देती हूँ तो क्या हुआ? इस तरह रुपए देकर तुम अजय और अतुल को भी बिगाड़ोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मानता हूँ तुम मनीष को बेटे जैसा मानती हो, पर इस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं। उस दिन भाभी का मूड खराब हो गया। वे भैया से बोली,
मेरी अजीब मुश्किल है। मनीष पर सख्ती बरतती हूँ तो अजीब सी उथल पुथल मच उठती है दिल में। ढील देती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सोच नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भाभी जब बैठी हुई होती थी तो मैं अक्सर पीछे से जाता और उनके गले में दोनों बाहें डालकर उनकी पीठ पर झुल जाया करता था। वे कह उठती थी, हट रे, मेरी जान निकालेगा क्या? तब मैं कहता, क्या भैया से भारी हूँ? तो क्या उन्हें अपनी पीठ पर बैठाती हूँ मैं? पीठ पर नहीं, सिर पर तो बैठाती हो। वे बोली, अरे सिर पर तो मैंने तुझे चढ़ा रखा है। तेरे भैया यही शिकायत करते हैं कि मैंने तुझे सिर पर चढ़ाया हुआ है, उसे बिगाड़ कर छोड़ेगी। उन्होंने कभी मेरी मजाक का बुरा नहीं माना। तब तक तुम नहीं आई थी रूपा। भाभी के साथ हंसी मजाक में कटती थी, फिर रोते रोते कटने लगी जिंदगी मेरे साथ। यही कहना चाहते हो ना? रूपा तुरंत बोली। मैंने कहा, ऐसा तो मैं नहीं सोचता, लेकिन इतना सुखी, इतना इतना दुविधा रही जीवन मैंने फिर कभी नहीं देखा। ना किसी की फिक्र, ना फाका। माँ तो बचपन में ही मर गई थी, और जब भैया की शादी हुई तो मैं ज़्यादा छोटा नहीं था। माँ मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन भाभी की प्यार ने माँ की याद भुला दी। मेरे हर सुख दुख की साथी बनी भाभी। तभी रूपा चौंक पड़ी। अरे सब्जी, कहकर रसोई की ओर भागी और जोर से मैं चिल्लाया, अरे क्या हुआ? होना क्या था, सारी सब्जी जल गई तुम्हारे भाभी पुराण के चक्कर में। थोड़ी देर में वह फिर आकर मेरे पास बैठ गई और बोली, मनीष तुम आज ही चले जाओ, पता नहीं भाभी किस मुसीबत में है। तब मैंने कहा, हाँ रूपा, यदि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इतने बड़े भक्त हो भाभी के। हाँ रूपा, मेरे लिए वे भाभी नहीं, मेरी माँ भी हैं। उनका मुझ पर बहुत कर्ज है। बस यूँ समझ ले, भाभी ना होती तो मैं आज जो हूँ वह ना होता, एक आवारा होता। फिर तुम जैसी इतनी सुंदर, इतनी कुशल पत्नी मुझे कहाँ मिलती। हाँ हाँ छोड़ो, हमेशा भाभी भाभी की रट लगाए रहते हो। अरे मैं रूपा, रूपा भी तो रटता हूँ, पर तुम्हारे सामने नहीं, कहकर मैं मुस्कुराया। दूसरों के सामने रूपा ही रूपा रहता है मेरी जुबान पर। मेरे सारे फ्रेंड से पूछ कर तो देखो, कहकर मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि हो सकता है वहाँ भाभी का मन ना लग रहा हो। टेलीफोन पर रह रहकर भाभी का असंतोष झलकता रहता है। बेटे बहुओं से वे प्रसन्न नहीं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या भाभी को यहाँ ले आऊँ? यहाँ ले आया तो क्या रूपा निभा पाएगी उनसे? रूपा को निभाना चाहिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझ जैसे आवारा को एक सफल आदमी बनाया है। वह घटना रह रहकर मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। जब मैं फाइनल में था, मेरी बुद्धि प्रखर थी, परीक्षा में सदा फर्स्ट आता था, पर कुछ साथियों की सोहबत में पड़कर मैं सिगरेट पीने लगा था। पैसों की कमी कभी भाभी ने होने नहीं दी। एक दिन भाभी, ओ भाभी, क्या बात है रे? जल्दी से एक 100 का नोट निकालो, जल्दी करो, नहीं तो भैया आ जाएंगे। डरता है भैया से? हाँ, उनसे डर लगता है, और मुझसे नहीं, कहकर वे मुस्कुराई। अरे तुमसे क्या डरना, भाभी माँ से कोई डरता है? एक दिन भाभी ने आवाज़ लगाई, मनीष मशीन लगा रही हूँ, कपड़े हो तो दे दो। मैंने अपनी कमीज पैंट बनियान उन्हें दे दिए। जब वे कपड़े मशीन में डालती थी तो पैंट कमीजों की जेबें देख लिया करती थी। वे मेरी कमीज की जेब में हाथ डालते हुए बड़बड़ाए, यह भी नहीं होता इससे कि अपनी जेब देख लिया करे। देख ये क्या है? जेब में सिगरेट का पैकेट था। उसे देखकर वे वही माथा पकड़कर बैठ गई। मनीष और सिगरेट, वे चिल्लाई। मनीष? हाँ भाभी, यह क्या है? मुझे पैकेट दिखाते हुए वे लगभग चीखी, यह। और मैं चुप, बोलता क्यों नहीं, क्या है यह? कहकर मेरे मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। काफ़ी देर बाद वे चुप हो गई। अपने आंसू पोंछते हुए कुछ सोचती सी मुझसे बोली, मनीष सॉरी, मैंने तुम्हें मारा, अब कभी नहीं मारूंगी। मारने का मेरा हक खत्म हुआ। थोड़ी देर मौन रहकर वे पुनः बोली, अपने भैया से मत कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए मेरी ओर कातर नज़रों से देखा। मैं काठ की मूर्ति बन खड़ा रहा। बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर मुंह से शब्द नहीं फूटे। अपनी सफाई में मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह सब झूठ होता। मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी, बस इतना ही कह पाया था। सॉरी भाभी माँ। भाभी ने मुझसे बोलचाल बंद कर दी। दिन में 2 बार ही वे मुझे आवाज़ लगाती थी, मनीष
नाश्ता तैयार है, मनीष खाना तैयार है, मनीष कपड़े हो तो दे दो। भाभी मेरे कमरे में आती और मेरी मेज पर नोट रखते हुए कहती, और ज़रूरत हो तो बोल देना। एक दिन मैंने कहा, जब आप मुझसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती तो रुपये क्यों देती हैं? इसीलिए कि एक ऐप के साथ तुम दूसरे ऐप के शिकार ना हो जाओ, चोरी ना करने लगो। सिगरेट की तलब बुझाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे ना मिलने पर तुम चोरी करने लगोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम चोर भी बन जाओ। आपकी बला से मैं चोर बनूं या डाकू? इस पर वे बोली, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं नहीं चाहती कि कोई भी नवयुवक किसी ऐब का शिकार होकर अपनी प्रतिभा को कुंठित करे। तुम मेरे लिए एक इंसान से अधिक कुछ नहीं, कहकर वे चली गई। मैं काफ़ी परेशान रहा, फिर सिगरेट ना पीने का संकल्प कर लिया। भाभी का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वे पीली पड़ती जा रही थी, हर समय उदास रहती थी, जैसे उनके भीतर एक झंझावत चल रहा हो। भैया ने भी कई बार कहा था कि लक्ष्मी क्या तबीयत खराब है? वे हंसकर टाल जाती थीं। उनकी बनावटी हंसी से मैं दहल उठता था। एक दिन वे मेरे कमरे में आई, मेज पर 100 का नोट रखते हुए बोली, और चाहिए तो बोल देना। जैसे ही वे बाहर जाने को हुई, मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, भाभी। उन्होंने झटके से मेरा हाथ खींच लिया और बोली, मत कहो मुझे भाभी, उसे मरे तो काफ़ी दिन हो गए। माफ़ नहीं करोगी? माफ़ तो अपनों को किया जाता है, गैरों को कैसे माफ़ी? रोज़ाना इतने जुर्म होते हैं, क्या सभी को माफ़ी देने का ठेका मैंने ले रखा है? मैं कोई जज हूँ जो अपराधी की अपील को सुनकर उसे माफ़ कर दूँ? क्या अजय के साथ भी ऐसा बर्ताव करती? अरे उससे तो यही कहती कि घर से बाहर हो जाओ। फिर मुझे क्यों नहीं कहा? तुम मेरे पेट के जाए जो नहीं। ठीक, यही मैं सुनना चाहता था। मैं तुम्हारा दिखावे का बेटा था। मतलब सगे और पराये में अंतर बना ही रहता है। मैं पराया हूँ। मैंने भूल की जो आपको अपना समझा। ठीक है, अब मेरा आपका वास्तव में कोई रिश्ता नहीं। आपके बाद आप मेरी सूरत नहीं देखेंगी। गुड बाय। कहकर मैं किताब के पन्ने पलट पलट कर पढ़ने का बहाना करने लगा। मैं आत्मग्लानि के भंवर में फंसा था। अपराध तो मुझसे हुआ था, इतना बड़ा विश्वासघात। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने निर्णय लिया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब माँ बाप ही नहीं रहे तो भैया भाभी का कैसा अधिकार? अगले दिन भैया ऑफिस चले गए तो मैंने अपनी पुस्तकें, कपड़े अटैची में रखे और घर छोड़कर निकल जाने को तैयार हुआ। भाभी ने देख लिया था कि मैं अटैची लगा रहा हूँ। वे कमरे में आई। यह क्या हो रहा है? कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर आपका भी है, मेरा ही नहीं। इसके आधे के मालिक हैं आप। आप घर छोड़कर क्यों जाएंगे? घर छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि असली कसूरवार तो मैं हूँ। आपके भैया की लाख मना करने पर भी मैंने आपको ऐबी बना दिया। आपके पतन की दोषी मैं ही हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, जाना ही होगा तो मैं जाऊंगी, कहकर उन्होंने अटैची से मेरे कपड़े निकालकर हैंगर में डालकर अलमारी में लटका दिए और पुस्तक मेज पर लगा दी। किस अधिकार से आप मुझे रोक रही हैं? मैंने पूछा। अधिकार की बात मत कीजिए, मैं नहीं जानती कि अधिकार किसे कहते हैं। बस आप कहीं नहीं जाएंगे। कह दिया सो कह दिया। कोई मेरी बात टाले, मुझे बर्दाश्त नहीं। अजय और अतुल को तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर तड़ातड़ चांटे बरसाने शुरू कर दिए। बदहवास सी अजय अतुल चीखे जा रही थी और मेरे मुंह पर थप्पड़ थप्पड़ मारी जा रही थी। मैं हाथ पीछे खड़े मूर्तिवत खड़ा थप्पड़ खाता रहा। फिर मैंने उनकी कूली भर ली और उनके मुंह को दोनों हथेलियों के बीच लेकर उनसे आंखें मिलाते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दें। मैंने कभी की सिगरेट पे निछोड़ दी है। देखो रहे सारे रुपए। और मैंने अपने बेड के नीचे रखे 100 के नोटों की ओर इशारा किया। फिर फफक फफक कर रो पड़ा। उन्होंने मुझे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। कुछ देर वे यूं ही खड़ी रही, फिर साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं एक बार फिर विश्वास कर लेती हूँ, कहकर वे जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और बोला, भाभी माँ, मैं वादा करता हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, कहकर वे चली गईं। और यह उसी का फल है रूपा कि मैं आज इस रूप में तुम्हारे सामने हूँ। रूपा बोली, खैर छोड़िए, अब सुधर गए हैं तो क्या हुआ, है तो आप वहीं,
और मुस्कुराते हुए जाते जाते कह गई, आप आज ही चले जाइए भाभी से मिलने। तुम भी चलो। नहीं, शायद वे तुमसे कोई प्राइवेट बात करना चाहती हो। मेरी उपस्थिति शायद उन्हें अच्छी ना लगे। आप अकेले ही जाइए। ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ। ड्राइवर को आज छुट्टी दे दो, रूपा बोली। उसे भी साथ ले जाते तो क्या बुराई थी, कोई साथ में हो तो अच्छा है। अरे, यह रहा आगरा, 2 घंटे का ही तो सफ़र है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं आगरा के लिए निकल पड़ा और 3 बजे आगरा पहुंच गया। गेट में घुसते ही देखा कि भाभी सामने ही लॉन पे कुर्सी पर बैठी हैं। मुझे देखते ही वे खिल उठी। आ गई मनीष? हाँ भाभी, कहते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। अकेले ही चले आए हो? रूपा को भी तो ले आती। मैंने कहा, उसे कुछ ज़रूरी काम था, मैं जल्दी से चला आया। इसीलिए कि ऐसी क्या बात है जो आपने बुलाया है और कारण भी नहीं बताया। सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक है, कोई ख़ास बात नहीं है। बात तो कुछ ज़रूर है भाभी, वरना आप इतनी जल्दी फ़ोन छोड़ने वाली कहाँ थी? बताइए क्या बात है। अरे दम तो ले, चाय पानी पी, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, कहकर भाभी ने नौकर को आवाज़ लगाई। अरे दीपू। दीपू भागता हुआ आया और बोला, कहिए बीबी जी। जा 2 कप चाय बना ला। चाय पीते पीते कुछ देर बाद मैंने पूछा, कैसी हो भाभी? यूँ तो सब ठीक ठाक है मनीष, पर यहाँ अब मन नहीं लगता। मुझे अपने साथ दिल्ली ले चल। इसमें क्या मुझे किसी की आज्ञा लेनी होगी? जब चाहिए चलिए, मैंने कहा। हाँ, आज्ञा लेनी होगी, रूपा की, वे बोली। कैसी बात करती हो भाभी, आपको साथ ले चलने के लिए रूपा की आज्ञा? रूपा कौन होती है आज्ञा देने वाली? नहीं भाभी नहीं, इस अपने बेटे पर तुम्हारा अधिकार है, यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पर बताओ तो सही कि क्या बात है। अजय अतुल दोनों बहुएं क्या नाराज चल रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? मुझे कुछ कहने की हिम्मत कौन करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मन नहीं लगता, अब मेरा दम घुटता है यहाँ, कहकर वे कुछ उदास सी हो गई। भाभी साफ साफ बताओ ना, कुछ बात तो जरूर है। समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। बस यूँ समझ ले, बहू बेटों के रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये बहुएं तुम्हारी भैया की इज्जत खाक में मिलाने पर तुली हुई हैं। इनकी चाल ढाल, इनका रंग ढंग, इनका लाइफस्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं दिखाई दे रहा था भाभी की परेशानी का। मैं पहले ही जानता था, हो ना हो वही सास बहू का, माँ बेटे का पारंपरिक तनाव है। थोड़ी देर बाद भाभी फिर बोली, मनीष अब सहन नहीं होता मुझसे बहुओं की यह चाल ढाल। अजय और अतुल तो जोरू के पक्के गुलाम बन गए हैं, दब्बू कहीं के, उनके ही रंग में रंग गए हैं। जन्म से जवानी तक चढ़ा हुआ माँ का रंग इतना कच्चा पड़ गया कि बहुओं के आते ही उतर गया। अरे मैं तो इनसे बड़े खानदान की थी, पढ़ी लिखी भी इनसे कम नहीं हूँ, इनसे हर बात में आगे हूँ। चलो और कुछ ना सही, इनकी सांस तो हूँ, यह सब कुछ मेरा ही तो है। फिर भी, कहकर भाभी चुप हो गई। मैंने कहा, भाभी मैं समझ तो रहा हूँ, पर यह भी जानता हूँ भाभी, मेरे कहे को उपदेश मत समझना, यह भी मत समझना कि मैं तुम्हें बोझ समझकर टालना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ भाभी कि तुम प्रसन्न नहीं हो, परेशान हो, पर क्या तुम सुख खोजने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकती? मतलब यह भाभी कि सुख तो हमारी चारों ओर बिखरा पड़ा है, उसे बिनने और संजो कर रखने का ढंग बदल लो तो तुम्हारी जोली में सुख ही सुख होगा। स्पष्ट कहूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी रुचि बेटे बहुओं के दोष ढूंढने तक ही सीमित हो गई है, अच्छाई देखने की इच्छा ही नहीं हो? अरे तू तो मुझे उपदेश ही देने बैठ गया। इतना ही कह पाई थी मैं, बोल उठा। देखो भाभी, मुझे तुमसे यह आशा कदापि नहीं है कि तुम अपने मनीष को उपदेश झाड़ने वाली समझोगी। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, अपने मन की बात सदा ही साफ साफ करता रहा हूँ। आज भी मैं तुमसे उसी रूप में अपने मन की बात कह रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि मेरे मन में आई हर बात सही हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिना किसी लाग लपेट के मैंने अपने मन की बात आपसे कह दी, आप प्लीज़ अन्यथा ना लें। इस पर वे बोली, तू बता मनीष। बहुएं पेट दिखाता टॉप पहनकर बाहर निकले। यह गलत नहीं है तो और क्या है?
मैंने कहा, बड़े भैया की बड़ी बेटी एमबीए कर रही है, यही पहनकर जाती है या नहीं? जाती तो है, पर वह तो बेटी है। बस यही तो गड़बड़ है भाभी। बहुएं क्या तुम्हारी बेटियां नहीं? जो कुछ भी हो, पर बेटी बहू में अंतर तो रहता ही है। बहुएं बड़े बूढ़ों का इतना भी लिहाज ना करे कि उन्हें देखकर तिनके की ओट जितना पर्दा कर ले, और बेटी भले ही नौजवान लड़कों के साथ बेलिहाज घूमती फिरे। मैंने कहा, यह तो भाभी एक कोल्ड वार है, न जाने कब से जारी है। इसका अंत होता नजर नहीं आता। सास माँ नहीं बन सकती और बहू बेटी। इसमें मैं आपको दोषी नहीं ठहराता। कदाचित आप ठीक कह रही हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं मैं यह भाभी के डर से तो नहीं कह गया, पर मैं डर जरूर रहा था कि कहीं वे मेरी बात को अन्यथा ना ले लें। वही हुआ। वे बोली, अरे तू तो वाकई मुझे उपदेश झाड़ने लगा। लगता है अब तू बड़ा हो गया है, मुझे उपदेश देने लगा। वही हुआ ना भाभी, जिसका मुझे अंदेशा था। निश्चल बात मैंने आपसे कही तो आप बुरा मान गई। सॉरी। सोचता हूँ आप ठीक कहती हैं। एक दिन में ही बेटा माँ का ना होकर बहू का हो जाए तो गलत तो है ही। और मैं चुप हो गया। अपनी बात को पानी देते हुए वे बोले, क्या मैं इतनी नासमझ हूँ कि यह भी नहीं जानती कि 2 दूनी 4 होते हैं, 5 नहीं? मुझे क्या एकदम बेवकूफ़ समझ रखा है? तो यह बता कि जब बहू के चेहरे पर सास यह लिखा पढ़ ले कि इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारी सारी प्राइवेसी पर बंदूक ताने सिपाही की तरह पहरा देती रहती है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? इसका अर्थ क्या है? बता, कोई दूसरा अर्थ हो सकता है इसका? इसे अपराध ना मानूं? क्या यह मेरा अपमान नहीं है? दब्बुओं की तरह इस कान से सुनकर उस कान से निकालती रहूं? क्या मैं उनके पतियों का दिया खाती हूँ? क्या लाई थी वे अपने अपने घर से? हमने दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया। कौन सा ऐसा शौक है इनका जो मैंने पूरा नहीं किया? अरे हमारी सुहाग रात तो घर पर ही मनी थी, पर मैंने एक को गोवा भेजा तो दूसरी को शिमला। कौन सी कमी छोड़ी है मैंने इनके अरमानों को पूरा करने में? आते ही बेटे को अपने काबू में कर लिया। मैंने भाभी के प्रश्नों की बौछारों पर एकदम ढाल सी तानते हुए कहा, छोड़ो भी भाभी, यह सब मुझे क्या बता रही हो, मैं नहीं जानता। नया नया जोश है, बच्चे ही तो हैं सब, इन्हें दीन दुनिया की क्या खबर। अरे बहुए के कुछ तौर तरीके होते हैं कि नहीं? सुबह 9 बजे तक सोते रहो, नौकर चाय लेकर पहुँचे, महारानियाँ बिस्तर पर ही चाय पीती हैं। सुबह उठकर किसी का पैर छूना, नमस्कार, कुछ नहीं। उठते ही टूट पड़ो चाय के प्याले पर। अपने मजनुओं के साथ मेरे सामने मटक मटक कर निर्लज्जों की तरह बातें करती हैं। बेटों पर ऐसा हक जमाती है जैसे अपने बाप के यहाँ से लाई हुई कोई जायदाद हो। हुक्म चलाती हैं, नाम लेकर पुकारती हैं, अरे अजय सुनो तो, अरे अतुल तुमने यह काम नहीं किया। कितनी बार कहना पड़ेगा यार, तुम समझते क्यों नहीं? पति को यार कहती हैं, काम पूरा क्यों नहीं किया इसका स्पष्टीकरण मांगती हैं। यह तमीज है पति से बात करने की। अब तू कहेगा मनीष की भाभी, पति को पति मानने का ज़माना गया। अरे पति को पति ना माने तो क्या बाप माने, भाई माने या बेटा, क्या माने? भाभी, पति को दोस्त भी तो माना जा सकता है, कहकर मैंने भाभी की प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश की। ठीक है मनीष, तुझे भी मुझ में ही बुराई नजर आई। फिर गलत समझ रही हो भाभी, मेरा आशय यह नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि भाभी, बेटे बहू में किसी की हिम्मत नहीं जो आपका अपमान कर सके। यदि कोई आपका अपमान करता है तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूँगा? बस मेरा तो यही कहना है कि चीज़ों को देखने के अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखो, फिर देखो कि कुछ अच्छा नज़र आता है कि नहीं। तभी अजय आ गया। दोस्तों, कहानी लंबी होने के कारण इसका अंतिम भाग आपको कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।